और उसकी मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखकर सभी आरोपियों को बेकसूर बताया। चिट्ठी में कहा गया है कि आरोपियों की पीड़िता के साथ दोस्ती थी, दोनों की आपस में बातचीत भी होती थी, लेकिन मौके पर पिटाई आरोपियों ने नहीं की, बल्कि पीड़िता की मां और भाई ने पिटाई की है। आज हम बातचीत करेंगे हाथरस कांड में चिट्ठी वाला दाव आखिर है क्या, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिससे सबसे पहले आपका ताल्लुक करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। कपीश श्रीवास्तव जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा के। राजेश तिवारी जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के। वहीं डॉक्टर रविकांत जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर रविकांत, चूंकि इंसाफ की मांग हो, बच्ची को इंसाफ मिले, जिसके साथ ये वारदात हुई उसके साथ इंसाफ हो, हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। लेकिन अब जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से भी आवाज उठ रही है, यानी जो आरोपी है उनकी तरफ से भी आवाज उठ रही है, पीड़ित भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। दोनों तरफ मामला कभी इधर कभी उधर जाता दिखाई दे रहा है। अब जो आरोपी है उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो ये कह रहे हैं साहब हम बेकसूर है, पीड़ित परिवार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। राजेश जी, मैं बहुत सीधी बात एक बात ये कहता हूँ कि हम विधिक रूप से बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें अनर्गल प्रलाप होंगी। हाँ, मैं एक बात ये कहता हूँ कि जो बिटिया का मामला दर्ज हुआ, पहले तो अल्पीकरण में हुआ था, 3 बार के बाद FIR में ये आपकी 376D जोड़ी गई। जिस मुकदमा अपराध संख्या पे ये धारा दर्ज हुई है, उस पे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है SIT की। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि जो अभी रविकांत जी कह रहे थे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है जो संविधान से हासिल है, वो बिल्कुल इस तरह की बातें लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है। हाँ। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि अभियुक्त का बयान जो है वो ग्राह्य नहीं है, कि अगर वो अपनी बचत के लिए कहना चाहता है तो चार्जशीटेड होने के बाद जब मामला विचारण में आएगा तब उसको जो है 313 CRPC के तहत उसका बयान मुलजिम दर्ज किया जाएगा, या पुलिस 161 के बयान में उसकी बात ले सकती है। तो ये चिट्ठी पत्री लिखना कोई मतलब नहीं है उसका, उसको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, ना मीडिया को डिस्कशन करनी चाहिए। मैं एक राय दे रहा हूँ आपको, आप करें आपका जी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ क्योंकि उसकी लीगल वैल्यू 0 है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, आधार ही नहीं। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय हरीश जी इस बात को कहने से क्यों बार बार बच रहे हैं कि जब आपने CBI की संस्तुति कर दी है तो आपने 10 दिन SIT की जांच का क्यों बढ़ाया क्यों? और दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं आपके चैनल पे, इस बात को बता दें कि जो CBI की इंक्वायरी सेटअप की है सरकार ने, जो संस्तुति दी है केंद्र सरकार के लिए और केंद्र सरकार जिसको ग्राह्य कर रही है, वो इस मुकदमा अपराध संख्या 376D सेक्शन के तहत होगी, या इनके निग्लिजेंस जो अधिकारियों ने किया है उसके तहत होगी, या जो अभियुक्त जो बयान दे रहा है कि ये ऑनर किलिंग उनके द्वारा की गई है और उसने जो बयान अपने रखे हैं उस पर जांच हुई। क्योंकि समग्र जांच लीगलिटी रूप से नहीं हो सकती है। अगर आपने इस मुकदमा अपराध संख्या पे किया है तो CBI सिर्फ इस बात की जांच करेगी कि यह बलात्कार सामूहिक रूप से हुआ था या नहीं हुआ था और चार्जशीटेड करेगी। और दूसरी चीज जो निग्लिजेंस सर्कमस्टेंसेस इनके आए थे पुलिस अधिकारी जिसपे सस्पेंड भी हुआ और DM साहब अभी भी बने हुए हैं, जबकि गलती तो सारी उनकी थी, तो उनकी निग्लिजेंस पर होगी या किस बात पे होगी ये बता नहीं पा रहे हैं, ना बताएंगे, देखिएगा अभी कन्नी काटी जाएगी। ठीक है, इस पे स्पष्टीकरण ले लेते हैं कपीश जी, हरीश जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, आप इसके जो हालात बने हैं उसको जरा साफ करें। ये जितने भी इस तरह के सवाल उठाए गए हैं वो सारी नहीं होना चाहिए। हरीश जी को मालूम नहीं है, CBI की जांच के जज में होगा और जो भी SIT भी जो जांच कर रही है उसकी भी जो फाइंडिंग होगी वो फाइंडिंग भी वो SIT को बिल्कुल ओवर करेगी। हरीश जी बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं, क्योंकि लीगलिटीज अगर आप चेक कर ले, पहले आप पता कर लीजिएगा अपने आप
जिस मुकदमा अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ उस अपराध की जांच सीबीआई कर सकती है। अगर उसको नेग्लिजेंस की देना है या अन्य बातों के लिए देना है तो आप उनको उनके लिए अलग से इंक्वायरी सेटअप करा पाएंगे। एक ही पे सारी चीजों की जांच नहीं होती है। मुकदमा अपराध संख्या पे अदर चीज की जांच नहीं हो सकती है। दूसरी चीज बता दूं, जब एसआईटी का गठन आपने किया था और 1 हफ्ते का डेट उनको दिया था कि वो जांच करेंगे, आपने 10 दिन का डेट बढ़ा दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने इंक्वायरी सेटअप कराने के लिए आपने सीबीआई की प्रस्तुति कर दी, केंद्र सरकार ने मान लिया, तो एसआईटी की 10 दिन की जांच को बढ़ा करके आप उन तथ्यों से खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप देरी करेंगे न्याय उतना ही विफल होगा और साक्ष्य मिट जाएंगे। तो और कितना साक्ष्य मिटाने लेट क्यों की जा रही है जांच में? सीधा साफ यही सवाल आपसे, इतना लेट लतीफी क्यों की जा रही है? ये रहे वो उनका कोई आधार नहीं है। वो अपनी पार्टी की तरफ से भले इस तरह की अभ्यर्थी दे रहे हैं, लेकिन मुझे विधि की जानकारी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ माननीय, ऐसा नहीं है मुझे कोई, मैं प्रवक्ता जरूर हूँ उनका, लेकिन लीगलिटीज की जनके की तौर पर मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से आपको कह रहा हूँ। नहीं, वो आप सही है कि आप वो दूसरी जांच नहीं कर सकती है, उसके लिए आपको अलग से संस्तुति देनी पड़ेगी। काइंडली आप अपने लीगल सेक्शन से इस बातों को आप पता कर लीजिए। हरीश जी, सीधी सी बात ये है कि देरी क्यों हो रही है? उस बच्ची को न्याय दिलाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि आपकी निगरानी की बात नहीं होगी। सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? का तुम जोड़ रहे हैं सरकार की जस्टिस पर हाथरस और सरकार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, वो आप ये बात कहना है कि वो जांच सरकार कहाँ डिले कर रही? सरकार ने तो एक दिन में भेज दी है। महाराष्ट्र में तो आपने एक दिन में सीबीआई भेज दी, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, तो आप उत्तर प्रदेश बाकी क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों बात को छुपाना चाहते हैं? क्या इस देश के लोग इतने मूर्ख हैं कि आपकी मंशा न समझ सके? नहीं, देखिए कपिल जी, ये बात गलत है। अब राजस्थान में विकास को किसी ने रोका? ठीक है हरीश जी, ठीक है। कपिल जी दीजिए अपनी प्रतिक्रिया। देखिए मोनिका जी, एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट जब होता है तभी अपराध का गठन होता है। तो और ये 2 तथ्यों पे आधारित होता है, एक एक्टर क्रिया होना चाहिए, दूसरा मेन क्रिया होना चाहिए। क्योंकि किसी की मैलिसियस अगर भावना नहीं है और मैलिसियस उसकी कार्रवाई नहीं है, तब तक वो अपराध नहीं होता। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप पीएफआई को जो भी आप अब आरोपित करना चाहे करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा और हमारे हरीश जी जवाब उसका दे दें। मैं ये पूछता हूँ कि जो जस्टिस हाथरस वेबसाइट बनी थी, उसका प्लेस ऑफ ऑकरेंस क्या था? उसका प्लेस ऑफ टाइम क्या था? उसका ऑकरेंस की डेट क्या थी? और उसके कल्प्रिट्स कौन थे? बनाने वाले कौन थे? क्योंकि जब कोई वेबसाइट बनती है तो निश्चित रूप से बनाने वाले भी होते हैं। तो इन 4 बातों का जवाब दे दें। दूसरी एक बात का जवाब दे दें, कभी 50 करोड़ कहते हैं, कभी 100 करोड़ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 200 करोड़ कहिए, लेकिन मॉरिशस से किस अकाउंट से फंड, किस अकाउंट के फंड में आया, कौन किसके नाम कर दिया, वो व्यक्ति कौन है, आपने अब तक पता किया कि नहीं पता किया? फिर तीसरी बात बताइए कि FIF को आपने किया, जब उसको आपको मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली के अंदर दंगों में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो कथित रूप से आरोपी था और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो आपके पास जब इतने तथ्य थे तो आप 8 महीने से तो क्यों रहे थे? आपने अभी तक इस पर बैन क्यों नहीं लगाया? आपको बैन लगाना चाहिए था अगर कि भारत के विरोध में मैं ही अगर काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर विरोध में आप दर्ज कीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हरीश जी। आपको करना था, वो दूसरों पे क्यों बोल रहे हैं भाई? आप बताएं, आप करिए उस पर कार्रवाई। लेकिन आपके पास तथ्यों में थे, मैंने जो भी कहा उसका अक्षरशः एक चीज का जवाब दे दीजिए। देखिए कपिल, इसको पब्लिक डोमेन में आप कह रहे हैं, जो भी जांच जो है आपने उसको पब्लिक डोमेन में ला करके केवल अपने सरकार की नाकामयाबी को ढकने की कोशिश की है। पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग मथुरा में पकड़े गए, 4 लोग जो अरेस्ट हैं, जिनकी उसमें भी एक शख्स, सर उसमें भी एक जो शख्स है ना, उसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि भानुमति ने तुम्बा टैक्सी चलाता है पिछले 10 साल से और वो मथुरा बुकिंग करके जा रहा था, उसे पकड़ लिया। सच क्या है ये जांच का विषय है, हम भी नहीं जानते कि हकीकत क्या है। आपको बताइए केरल। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। राजेश तिवारी, हाथरस सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ठीक है हरीश जी, वो भी सस्पेंड किया जाएगा, उससे बड़ी सजा होगी, वो भी होगी। ठीक है, कपिल जी बोलिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रवक्ता जो हैं, किस तरीके से अपने सरकार को बचत करना है उनको करना भी चाहिए, उनका धर्म। लेकिन हकीकत ये है कि डीएम साहब ही उस नोडल अधिकारी हैं उस जिले के, और उन्होंने ऑन एयर पीड़िता के परिवार को धमकाया था और आज तक उनका सिंपत स्नेह बनाई हुई है योगी सरकार। ये क्यों ना माना गया कि योगी सरकार की जो मंशा थी उसका आईना थे जिलाधिकारी, इसी वजह से उनका सस्पेंशन नहीं किया गया। और मीडिया को शांत कराने के लिए, विपक्षी दलों को शांत कराने के लिए, प्रदेश की जनता को शांत कराने के लिए जानबूझ के 5 पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करती। दूसरी बात मोनिका जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, तमाम बलात्कारों को जोड़ा जा रहा है, चाहे राजस्थान के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर और जगहों पे घटित हुआ हो। देखिए, बलात्कार तो बलात्कार होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वो किसी की भी लड़की के साथ हो, किसी भी महिला के साथ हो, इसकी अस्मिता पे, उसकी आत्मा पर चोट होती है। इससे बड़ा गंभीर अपराध नहीं हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बलात्कार के मुकदमे सब एक जैसे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अभी जस्टिस वर्मा आयोग जब गठित हुआ था, 376 के अंदर जो मृत्यु दंड दिया गया है, उसमें भी कहा गया है कि जो बलात्कार करते करा है अगर किसी व्यक्ति ने, और उसमें अगर उसने वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे चोट पहुंचाई है जिससे मृत्यु तारीख हो सकती है या हो गई है, तो ऐसे मौके, ऐसे बलात्कार पे जो है वो फांसी की सजा होगी, वरना फांसी की सजा नहीं होगी। मैं आपसे ये इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, तथ्य के ऊपर निर्भर करता है कि किस पर कितनी भार्यता दी जाएगी। ये तो इंडियन पिनल कोड कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो ऐतिहासिक रूप से इनकी सरकार के द्वारा गलतियां की गई हैं और जो कि विश्व के मानक पे इंडिया का के चेहरे को शर्मसार की है, तो इसलिए उस पर लोगों की है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, आखिरी बात। मोनिका जी, आपने एक बात कहा, सारी चीजों की रखवाली करते हुए आपने माननीय नेताजी के बयान पर आया, आपने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये बात उन्होंने कहा, तो इसका क्या मतलब? देखिए, एमजे अकबर साहब ने 20 महिला पत्रकारों के साथ रेप किया और मीटू पे उनके ऊपर आरोप लगा, बावजूद उसके मंत्री समूह की जांच बैठी, नरेंद्र मोदी जी ने धीरे से जांच बढ़ा ली, किसी को कुछ नहीं पता चला, और एक भी थाने के अंदर एमजे अकबर के खिलाफ बलात्कार की कोई धाराओं में मुकदमा नहीं कपिल जी, लेकिन उस पर ये कह देना कि किसी भी रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है ना। वो सबके सामने ये कह रहे हैं कि बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है, ये गलत है। नहीं, मोनिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी के प्रश्न पर आ रहा था, ताकि मीडिया कम से कम अपनी चीजों को समझ ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दामिनी का केस हुआ था, निर्भया का केस हुआ था, जब एक बयान नहीं है ना, देखिए आजम खान का भी बयान है, बहुत सारे बयान है, ऐसे किस बयान की मैं बात करूं? संरक्षक पर आरोप लगाया है, मेरी बातों को आने दीजिए, इतनी भी जल्दी क्या, अभी बहुत समय, 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जस्टिस वर्मा आयोग ने 2 बातों से संस्तुतियां मांगी थी, एक तो 376 के अंतर क्यों न फांसी की सजा कर दी जाए, दूसरा कि किशोर न्याय अधिनियम जो बालकों की उम्र है अवयस्कों की तय करने की, उसको क्यों न कम कर दिया जाए, क्योंकि ये सरकार का मानना था कि अब बहुत कम समय में बच्चे बड़े हो जा रहे हैं और वो अपराध की प्रकृति को समझते हैं। इससे पूरे देश भर से राय मांगी गई थी और आडवाणी जी से लेकर स्वर्गीय सुषमा स्वराज और जेटली साहब ने भी ये कहा था कि नहीं, बच्चों की जो उम्र उसमें दर्ज है बालिका की, उससे पहले वो किशोर न्याय अधिनियम में जो बालक की, देखिए आप इन बयानों का बचाव नहीं कर सकते। सुन लीजिए, आजम खान का बयान बहुत शर्मनाक था। उन्होंने कहा था रेप विक्टिम को कि वो घर पे बैठे ना बताएं उनका रेप हुआ है, क्योंकि उनकी बदनामी होगी। सर कैसी बात आप कर रहे हैं, इसका बचाव आप नहीं कर सकते। आज मुद्दा कुछ और है। देखिए बयानों पर अगर बहुत समय निकल जाएगा, बयानों पर अगर आप सफाई देते रहेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। हमें और भी बात करनी है, मुद्दा आज कुछ और है। गलत तरीके से आप लोग ने समझना करता नहीं, गलत तरीकों से नहीं सर, सबने क्या कहा था, उन्हीं के शब्द, उनके वीडियो हमने सब दिखाया और सबके सामने वो सब जानते हैं। लेकिन हरीश जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, हरीश श्रीवास्तव जी, ठीक है, कपिश भाई, ठीक है, हो गया, ठीक है, हरीश जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, कपिश जी आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, मेरे पास बहुत कम वक्त है सर, 10 सेकंड। मेरी मांग है कि ठीक है राजेश, ठीक है, हाँ कपिश भाई। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि इस केस में मुझे न्याय मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि न्याय को विफल करने के लिए जो भी रास्ता अख्तियार हो सकता था वो सब प्रशासन ने और शासन की अनुमति के अनुरूप किया है, चाहे FIR डिलीट कर
4 बार में FIR को सही करना हो, उसका फॉरेंसिक जो है 11 दिन के बाद कराना हो, पीड़ित लड़की का सही जगह ट्रीटमेंट न कराना हो, उसके बाद उसकी मर जाने के बाद उसका दाह संस्कार की जगह उसकी चिता की जगह जो है उसके शव को फूंक दिया गया, छत विक्षत कर दिया गया, डीएम के द्वारा हटाया जाना, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा पहले ही SIT जांच बैठने के बाद भी ये कह देना कि बलात्कार नहीं हुआ, नहीं पाया। यानी आपके अभी कई सवाल हैं और असमंजस जो है वो विपक्ष का बना हुआ है, ऐसे में जरूरी है अब तक नोटिफिकेशन ना होना, जांच न शुरू करना, जांच में जानबूझ के और देरी करना, साक्ष्यों के साथ खेलना और चलिए, ये कई सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं और इनका जवाब आना बाकी है। बहुत शुक्रिया कपिश श्रीवास्तव, हरीश चंद्र श्रीवास्तव, राजेश तिवारी, डॉक्टर रविकांत, आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप